नमस्कार दोस्तों, आपने कभी ना कभी जीडीपी के बारे जरूर सुना होगा। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अर्थात सकल घरेलू उत्पाद। ग्रॉस मतलब टोटल या अंतिम मूल्य, डोमेस्टिक मतलब भारत के पॉलिटिकल बाउंड्री अर्थात राजनीतिक सीमा के अंदर, और प्रोडक्ट मतलब कोई सामान या सर्विस। सबसे पहले प्रोडक्ट को समझते हैं। देखिए, पैसे कमाने के सिर्फ दो ही तरीके होते हैं। या तो आप कुछ प्रोड्यूस कीजिए, कोई सामान जैसे कार, बाइक्स, टीवी, मोबाइल, बर्तन, सीमेंट, कपड़ा इत्यादि, या तो फिर आप कोई सर्विस दीजिए जैसे ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेन, बस, फ्लाइट, टेलीकॉम, इंटरनेट, सीए, डॉक्टर्स, वकील, ये लोग सर्विस देते हैं। अगर आप किसी कंपनी या विभाग में जॉब करते हैं तो ध्यान देने वाली बात यह है कि आपकी कंपनी या विभाग भी या तो कुछ प्रोडक्ट बनाता होगा या फिर कोई सर्विस देता होगा। नेक्स्ट चीज है ग्रॉस। ग्रॉस का मतलब है किसी प्रोडक्ट या सर्विस का टोटल या अंतिम मूल्य। इस चीज को एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लिया कि आप कोई लैपटॉप खरीदने जाते हो। उस लैपटॉप में इंटेल कंपनी का प्रोसेसर, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ओएस विंडोज और सैमसंग कंपनी का एसएसडी लगा हुआ है, और इस लैपटॉप को एचपी कंपनी ने बनाया है। तो आप लैपटॉप का फाइनल प्राइस देकर लैपटॉप खरीद लेते हो। यहाँ पे आप इंटेल कंपनी को प्रोसेसर का, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को विंडोज का और सैमसंग कंपनी को एसएसडी का अलग अलग पेमेंट नहीं करते हो। मतलब अभी तक इन सब चीजों का प्राइस जीडीपी में ऐड नहीं हुआ है। पर जब आप एचपी कंपनी को लैपटॉप का टोटल या अंतिम मूल्य देते हो, तब उस लैपटॉप का प्राइस जीडीपी में ऐड हो जाता है। इसी तरीके से जब आप कोई सर्विस लेते हो, सर्विस में सामान के बदले सुविधा या सेवा मिलता है। जैसे यात्रा करने के लिए ट्रेन, बस या फ्लाइट के टिकट का प्राइस, कॉलिंग या इंटरनेट सर्विस के लिए टेलीकॉम कंपनी को मंथली, क्वार्टरली या ईयरली पैक का पेमेंट, या फिर किसी कॉलेज या इंस्टीट्यूट से एजुकेशन के बदले फीस का पेमेंट करते हो। तो ये सब के सब जीडीपी में ऐड होता है। इसके बाद आता है डोमेस्टिक। डोमेस्टिक मतलब देश के अंदर, पर इसमें पॉलिटिकल बाउंड्री या राजनीतिक सीमा भी आता है। देखिए, भारत का जो नक्शा है यह भौगोलिक सीमा है। अब इसके अंदर एक साल में उत्पादन होने वाली वस्तुएं और दी जाने वाली सेवाओं का टोटल या अंतिम मूल्य जीडीपी में ऐड होगा। पर इकोनॉमिक्स में ज्योग्राफिकल बाउंड्री नहीं बल्कि पॉलिटिकल बाउंड्री को माना जाता है। जैसे मान लिया हिंद महासागर में कोई तेल या गैस निकालने की फैक्ट्री है, या एयर इंडिया का कोई फ्लाइट जो अमेरिका में लैंड या टेक ऑफ करता है, या फिर इंडियन एम्बेसी अर्थात भारतीय दूतावास जो कि विभिन्न देशों में है। देखा जाए तो ये सभी भौगोलिक रूप से भारत के बाहर है, लेकिन इन सब पर राजनीतिक अधिकार भारत का है। मतलब इन सब से कमाया गया पैसा भारत के जीडीपी में ऐड होगा। वहीं दूसरी ओर यदि कोई भारतीय किसी दूसरे देश में जॉब करता है और अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा अपने परिवार को इंडिया भेजता है, तो वो अमाउंट भारत के जीडीपी में ऐड नहीं होगा। विदेशी कंपनियां जैसे एप्पल, सैमसंग, टोयोटा, नेस्ले इत्यादि भारत में जो भी प्रोडक्ट या सर्विस देती है, उसका टोटल या अंतिम मूल्य भारत के जीडीपी में ऐड होता है। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि प्रोडक्शन का जो टोटल अमाउंट है उसका डेटा भारत के जीडीपी में तो ऐड हुआ, पर वो सारा पैसा उन विदेशी कंपनियों का प्रॉफिट होता है जिसको वो अपने अपने देश लेकर चले जाते हैं। इन विदेशी कंपनियों से भारत को सिर्फ 3 फायदा होता है। पहला, उनका टोटल प्रॉफिट का डेटा भारत के जीडीपी में ऐड होता है। दूसरा, इन कंपनियों के द्वारा भारत को टैक्स दिया जाता है। और तीसरा, इन कंपनियों के द्वारा भारतीयों को रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। यही कारण है कि भारत सरकार मेक इन इंडिया पर ज्यादा जोर देती है, ताकि देश का पैसा देश में ही रहे। वहीं दूसरी ओर देश के जीडीपी और रोजगार को बढ़ाने के लिए विदेशी कंपनियों को न्योता देती है कि भारत में आकर अपना फैक्ट्री लगाएं, ताकि भारत का उत्पादन क्षमता और बढ़े, उनसे टैक्स भी मिले और भारतीयों को रोजगार भी मिले। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में अब तक 5068 विदेशी कंपनियों को रजिस्टर्ड किया गया है, जिसमें से 3291 विदेशी कंपनियां
एक्टिव रूप से काम कर रही है और बाकी के 1777 कंपनियां बंद हो चुकी हैं। अब यहाँ पे सवाल आता है कि जीडीपी को कैलकुलेट ही क्यों किया जाता है और सभी देश अपने अपने जीडीपी को बेहतर से बेहतर बनाने में क्यों लगे हुए हैं। देखिए, देश का जीडीपी अगर हर साल बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि देश में प्रोडक्ट और सर्विस का उत्पादन ज्यादा हो रहा है और ज्यादा उत्पादन का मतलब है कि लोग ज्यादा खपत कर रहे हैं, मतलब लोगों के खरीदने की क्षमता बढ़ रही है। इसका मतलब है कि लोग पैसे कमा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं मतलब लोगों के पास रोजगार है। वहीं दूसरी ओर अगर देश का जीडीपी हर साल घट रहा है तो इसका मतलब है कि देश में प्रोडक्ट और सर्विस का उत्पादन कम हो रहा है और कम उत्पादन तब होता है जब लोग कम खपत करते हैं, मतलब लोगों के खरीदने की क्षमता कम हो जाती है। इसका मतलब लोगों के पास पैसे की कमी है। पैसे की कमी होने का मतलब है कि लोग बेरोजगार हैं। देखा जाए तो ये पूरा एक साइकिल है जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड है। जीडीपी से हमें अपने देश की इकोनॉमिक हेल्थ का पता चलता है और इसके अनुसार ही सरकार अपनी पॉलिसीज बनाती है। जब जीडीपी का डेटा सामने आता है तब हमें अपने कमियों के बारे में पता चलता है और यह जरूरी भी है क्योंकि कमियों को बिना पता किए उसको सुधारा नहीं जा सकता है। 2022 के वर्ल्ड रैंकिंग में यूएसए की जीडीपी नंबर 1 पर है जो कि लगभग 20.89 ट्रिलियन डॉलर है और सेकंड में चाइना का जीडीपी है जो कि लगभग 14.72 ट्रिलियन डॉलर है और 5.06 ट्रिलियन डॉलर के साथ जापान तीसरे नंबर पर है और हमारा भारत 2.66 ट्रिलियन डॉलर के साथ 6th पोजीशन पर है। ये रैंकिंग अक्सर ऊपर नीचे होती रहती है। जीडीपी दो ही केस में बढ़ सकता है। पहला, जब गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो, या फिर दूसरा, जब प्रोडक्शन ज्यादा ना हो पर महंगाई बढ़ जाए। यहाँ पर पहला केस से प्राप्त जीडीपी को रियल जीडीपी कहते हैं और दूसरे केस से मतलब कि महंगाई की वजह से बढ़ने वाले जीडीपी को नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। इसलिए जब सरकार आपके सामने जीडीपी का डेटा रखती है तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो जीडीपी रियल जीडीपी है या फिर नॉमिनल जीडीपी। देखिए, जीडीपी निकालने का मुख्य कारण होता है कि देश में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन से देश की इकोनॉमी का पता चल सके। पर अगर हम महंगाई के कारण प्राप्त हुए नॉमिनल जीडीपी को कंसीडर करेंगे तो हमें देश के असल इकोनॉमी का पता नहीं चल सकेगा। इसका सॉल्यूशन के लिए बेस ईयर लिया जाता है। जैसे भारत में जीडीपी निकालने के लिए 2011-12 को बेस ईयर लिया जाता है और जब भी इस बेस ईयर पर जीडीपी निकाला जाता है तो हम इसे जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस कहते हैं। इसके अलावा करंट ईयर को भी बेस ईयर माना जाता है और जब करंट ईयर पर जीडीपी निकाला जाता है तो हम उसे जीडीपी एट करंट प्राइसेस कहते हैं। फैक्ट्री में जब कोई प्रोडक्ट बनता है तो उसके कॉस्ट में टैक्स इंक्लूड नहीं रहता है और तब उसके प्राइस को फैक्टर प्राइस कहते हैं। वहीं जब प्रोडक्ट के प्राइस में टैक्स जुड़ जाता है तब हम उसे मार्केट प्राइस कहते हैं। 2015 से पहले जीडीपी फैक्टर प्राइस से निकाला जाता था पर 2015 के बाद जीडीपी मार्केट प्राइस से निकाला जाता है। देखिए, जीडीपी निकालने के बहुत से फॉर्मूले हैं पर आपको उतना डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं क्योंकि वो काम फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का है। सरकार जब भी जीडीपी का डेटा आपके सामने रखती है तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि जीडीपी रियल है या फिर नॉमिनल, कांस्टेंट प्राइस पे है या फिर करंट प्राइस पे। जीडीपी दो तरीके से कंपेयर किया जाता है, ईयरली और क्वार्टरली। ईयरली में इस पूरे साल का जीडीपी को पिछले साल के जीडीपी से तुलना किया जाता है और क्वार्टरली मतलब एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। तो इस साल के गर्मी का जीडीपी पिछले साल के गर्मी के जीडीपी से और बरसात का जीडीपी पिछले साल के बरसात के जीडीपी से तुलना किया जाता है। देश में बहुत सी कंपनियां हैं जिनमें से कुछ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती है और उनका डेटा जीडीपी में ऐड होता है, पर बहुत सी कंपनियां ऐसी भी हैं जो कि फर्जी हैं, जिनको शेल कंपनी कहा जाता है। ये कंपनियां ना तो कोई प्रोडक्ट बनाती है और ना ही कोई सर्विस देती है,
बस टैक्स दिखाती है और मनी लॉन्ड्रिंग का काम करती है। इनका काम सिर्फ पेपर्स पर होता है, पर लगभग हर देश की सरकार जीडीपी में इनको भी शामिल कर लेती है, क्योंकि इससे अपने अपने देश के जीडीपी को ज्यादा से ज्यादा दिखाया जा सकता है। जीडीपी के ज्यादा होने का मतलब है बेरोजगारी का कम होना, पर सरकार जीडीपी के डेटा को सही से कैलकुलेट ही नहीं करती है। यही कारण है कि भारत में जहां जीडीपी भी बढ़ता है और बेरोजगारी भी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।